हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मुझे कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करे एंड ईमेल भी करा रिगार्डिंग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। सो लेट मी क्लियर दिस फैक्ट कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए हूँ थ्योरी, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस डिबेट्स को लेकर एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को लेकर। मैं आपको फैक्चुअल थिंग्स बताकर आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। इफ़ यू वांट दैट मैं उसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट ओनली इफ़ अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आएंगी तो। अदरवाइज़ वो एक बहुत फैक्चुअल पार्ट होता है एंड आई डोंट थिंक इट इज़ रेलिवेंट कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ उसमें, जो आप काम बहुत ही मिनिमम टाइम स्पेयर पे अपने कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक मैं इस बात में अब क्लियर हूँ। ठीक है, एंड अगेन रिपीटिंग, मैं किसी भी तरह का नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। रीज़न बिंग आई डोंट हैव अ टीम जो इस चीज़ को प्रॉपरली टाइप कर सकती। मैं एक सोल पर्सन हूँ विद एन ओनली एम कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि आई नो कि पॉजिटिव ऑफ क्वालिटी कंटेंट कितनी डिफ़िकल्टी कर सकती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए चीज़ों को समझने के लिए। इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी, वो मुझे बहुत अच्छे समझ में आया था व्हेन माय ऑप्शन वाज हिस्ट्री। ओके, सो कोई बात नहीं। मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इट विल हेल्प यू टू एस हिस्ट्री एटलीस्ट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग हाँ, वन मोर थिंग, kindly like, share, subscribe and comment your feedback because if I'm doing something for you at least मैं इतना एक्सपेक्ट आपसे कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। नाउ स्टार्टिंग विद द पार्ट ऑफ डिक्लाइन। कई सारे कारण हैं डिक्लाइन के। ठीक है, हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब भी कोई एम्पायर, देखिए मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य पहले आपके एम्पायर स्टैब्लिश करते तो एम्पायर मान लीजिए सम पॉइंट यहाँ पे होगा, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट कुछ आपके 0.5 0.6 समथिंग यहाँ पे होगा। फिर धीरे धीरे बिंदुसार अशोका के टाइम पीरियड पे पीक पे गया। ठीक, फिर कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो डाउनफॉल करना शुरू करेगा और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हो सकता है कई बार ऐसे एम्पायर्स होते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपका राइज किया फिर फॉल किया फिर राइज किया फिर फॉल किया फिर राइज किया इवेंचुअली फॉल कर गया। बट द पॉइंट इज, कोई भी एम्पायर जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे राइज कर रहा होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पीक पे पहुंचता है। वो पीक उसका एक अल्टीमेट मैक्सिमम होगा, बट कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन भी करेगा। इसका मतलब है कि कोई भी एम्पायर कभी भी एक यूनिवर्सली आई वुड से इनविंसिबल की तरह नहीं रह सकता, वो डिक्लाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, ऐसे मॉडर्न एम्पायर के साथ हुआ। मॉडर्न एम्पायर में अशोका के बाद हम मानते हैं कि कई सारे राजा हैं। ठीक है, अशोका के बाद राहुल आते हैं, देवराज दशरथ आते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लास्ट में भी हजरत आते हैं। पॉइंट ये है कि ये सारे राजा जो भी बने, ठीक है, वो सारे राजा कमज़ोर थे, प्लेजर सीकर्स थे, उतने शक्तिशाली नहीं हुआ करते थे जितना शायद चंद्रगुप्त मौर्य थे या बिंदुसार थे या फिर अशोका थे। दशरथ एक आफ्टर अशोका माने जाते इकलौते थे जिनके इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं। बाकी जितने भी रहे उनके अलग अलग सोर्सेज से, चाहे पुराण हो, वेद हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर्स होते हैं, रीजनल लिटरेचर्स हो गए, उनसे ही हमें रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये सब्सिक्वेंट लिटरेचर्स में कहीं ना कहीं उनके रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे हर्षचरिता, उसमें रेफरेंस मिलता है किस तरीके से बृहद्रथ जो लास्ट रूलर थे उनका एक डिक्लाइन होता है, किस तरीके से जो शिशुनाग एम्पायर है, शुंग एम्पायर है, पुष्यमित्र शुंग जो है वो किस तरीके से उनको असैसिनेट करते हैं और पावर को असर्व करते हैं, उसके बारे में सब्सिक्वेंट लिटरेचर्स में देखने में क्लियर। ये शो करता है कि एम्पायर कहीं ना कहीं वीक हो गई थी, एम्पायर में राजा इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से हमें कम ही डिफरेंसेस देखने को मिले। और इवन इफ मे बी अगर वहाँ पे होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो शायद उस क्वालिटी के रिसोर्सेज पे वो बनाए नहीं गए होंगे, उस मटेरियल को इस्तेमाल नहीं किया गया होगा जो इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो ये कहता है कि कहीं ना कहीं क्या रीज़न हो सकता है डिक्लाइन का, वो था इंडो ग्रीक का इन्वेजन।
हमें पता है मेनली इंडो ग्रीक से शुरू होता है, फिर शाकाज आते हैं, पार्थियंस आते हैं, सिंथियंस, पार्थियंस, एंड इवेंचुअली आपके कुशान्स और अब इसकी यूची ट्राइब्स होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ये आते हैं एंड इवेंचुअली एक नया ही स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट कर देते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो सबसे पहले जो इन्वेडर्स होते हैं वो ऑब्वियसली इंडो ग्रीक्स होते हैं, एज नेम्स स्टेट्स ये ग्रीस से आए होते हैं, यूरोपियन साउथ ईस्ट, साउथ आई वुड से ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, मेन लैंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट, तो वहाँ से ये आए होते हैं, ठीक है। और ये हेलेनिस्टिक कल्चर को अपने साथ लेके आते हैं। हेलेनिस्टिक कल्चर क्या होता है? बेसिकली आपका जो ग्रीस कल्चर होता है उसको हम इजी लैंग्वेज में उसको हेलेनिस्टिक कल्चर कहते हैं। तो होता क्या है, इंडो ग्रीस जो होते हैं उसमें कई सारे राजा होते हैं, ये एगोस्थकल्स होते हैं, मेनांडर्स के नाम ने सुना होगा। तो बेसिकली होता है क्या, वो धीरे धीरे हमें रेफरेंसेस सत्रप्स का चंद्रगुप्त मौर्य टाइम से देखने मिला था। वेल यहाँ पे आते आते होता क्या है कि जब अशोका के बाद प्राइमरली जो इंडो ग्रीस का एक नया जत्था, एक नया ग्रुप आता है, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है, ठीक है, खैबर पख्तूनवा के बाद का जो रीजन है, खासकर जो आपका ये पूरा रीजन है सिंधु घाटी का और सियालकोट का, वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडो ग्रीस आके अपना रूल को स्टैब्लिश कर लेते हैं, अपने रूल को कंट्रोल कर लेते हैं। और अशोका के बाद प्राइमरली जितने भी राजा रहे वो इतना ना ही शायद क्षमता भी नहीं मान सकते, क्षमता भी नहीं थी, शायद उतनी चाहत भी नहीं थी कि उनको रोक सके, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनका भी इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन, और कहीं ना कहीं बिकॉज जितना जितना टेरिटरी आप लॉस करते जाओगे उतनी जल्दी आपकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। क्लियर। फिर आता है ब्राह्मणिकल रिवोल्ट। कई सारे स्कॉलर हैं, जैसे आपके हरप्रसाद शास्त्री है, और भी कई सारे स्कॉलर्स हैं, इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये जो एक रिवॉल्यूशन था पुष्यमित्र सिंह के द्वारा, वो एक ब्राह्मणिकल रिवॉल्यूशन था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब अशोका थे, उनके पॉइंट ऑफ टाइम पे श्रामणिक कल्चर जो कि बेसिकली बुद्धिज़्म होता है, टू अ लार्ज एक्सटेंट जैनिज़्म भी, उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था, मेनली बुद्धिज़्म, एंड जिसकी वजह से जो ब्राह्मण्स थे उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया। फिर अशोका का धम्मा आया। अशोका के धम्मा में वो सारी चीज़ें बोली गई जो कहीं ना कहीं मतलब नहीं करने के लिए जो ब्राह्मण्स कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। धम्मा में बोला गया कि आपको रैशनल थिंकिंग पे भरोसा करना है, सुपरस्टिशन पे नहीं। आप समझदार है बाकी। आपको जानवरों को नहीं मारना, ब्राह्मणिज्म में सैक्रिफाइस ऐसे कॉन्सेप्ट है। ऐसे कई सी चीज़ों को आप ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं धम्मा में सपोर्ट किया जा रहा था, पर ब्राह्मणिज्म उसको सपोर्ट नहीं करता था, और धम्मा में सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, ब्राह्मणिज्म सपोर्ट करता था। तो मेनली हुआ क्या, क्योंकि धम्मा एक मोरल वैल्यू को शो कर रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस बहुत हद तक कम हो गया था। धम्मा मात्रास का अपॉइंटमेंट किया गया, वो भी कहीं ना कहीं आपके जो ब्राह्मण थे उनके इन्फ्लुएंस को कम करते जा रहा था, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा कारण था, इसके वजह से माना जाता है कि इतना इन्फ्लुएंस एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था जहाँ पे ब्राह्मण्स का दबदबा हुआ करता था। अशोका का टाइम पे आता था दबदबा बिल्कुल कम हो गया, तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन आएगा, माना जाता है ये एक रिएक्शन था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। फिर ये भी कारण था कि धम्मा अशोका के बाद किसी भी राजा के था, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपके अंदर विल होगा उस चीज़ को कंटिन्यू करने का, किस चीज़ को करने का, अब उस चीज़ को कर पाओगे। और यहाँ पे क्लियरली था कि अशोका के बाद जितने फॉलोअर्स थे उनके दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न, सो दैट वाज द रीज़न हमें देखने मिलता है कि दे डिडंट कंटिन्यू विद दैट पार्ट एज वेल। वीक आर्मी, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आफ्टर द कलिंगन वॉर हमें रेफरेंसेस जिसमें देखने मिलते हैं कि कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने बोला था कि मैं अहिंसा को फॉलो करूँगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कि भाई हिंसा फॉलो कर रहे हो तो आपको आर्मी को मेंटेन की ज़रूरत नहीं, बट आप स्टिल आर्मी को मेंटेन कर रहे हो। बट अब क्योंकि आपकी आर्मी लड़ाई नहीं कर रही, ट्रेन नहीं कर रही, तो आलसी हो जाएगी। अशोका के बाद क्या हुआ, जब आपकी सेंट्रलाइज अशोका आर्मी, सॉरी अशोका की आपकी जो एम्पायर थी बहुत बड़ी थी, एंड आफ्टर अशोक ये बात क्लियर हो गया क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर है और जब तक आपका सेंट्रल पावर मजबूत नहीं होगा, आपका आपकी जो एम्पायर है वो कोलैप्स कर जाएगी। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे जैसे आपके वीक सक्सेसर्स आना शुरू करते हैं, वीक रूलर्स आना शुरू करते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है धीरे धीरे। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आती है कि हमें स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए थी फ्रंटायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ऐसा नहीं था, जिसका ऐसा इंडो ग्रीक्स का भी इन्वेजन हुआ, और ऐसे धीरे धीरे आपके बाकी भी रीजनल लेवल पे हमें कहीं ना कहीं
देख सकते हैं एक पोजीशन देखने को मिलना शुरू कर जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, डीडी कोशाम्बी, आर एस शर्मा, ऐसे कई सारे स्कॉलर हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। उनका मानना ये है क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज थे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका एम्पायर उतना रिसेंट डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करेगा जो आज के दिन में हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी पे, प्रिमिटिव लेवल था, नॉट प्रिमिटिव सॉरी तो, बट काइंड ऑफ एडवांस लेवल पे था, बट हाँ उस पॉइंट ऑफ टाइम के एक इन कंपैरिजन कंपेयरिंग प्रेजेंट कंटेक्स्ट प्रिमिटिव था। क्यों? बिकॉज रेंट सीकर्स थे, वो रिसोर्सेज उनके पास था, बट रिसोर्सेज सस्टेनेबल कैसे यूज़ करना उनको तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था। उनके ऐसे रिसोर्स है जितना मिले ले लो, यूज़ करो, किस तरीके से उनके वैल्यूज एनालाइज करना है, दे डिडंट न्यू दैट, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। अब समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसका रीज़न ये कि ऐसा था। उनको एग्जांपल गोल्ड निकालना है तो उनको गोल्ड कितना है एक माइंड में एक लमसम एस्टिमेट है। हो सकता है कि गोल्ड शायद और हो, बट उनको देख नहीं सकते ना, बिकॉज वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं, वो जितनी दूर तक गड्ढा कर सकते वहाँ तो वो निकालेंगे, नहीं करते उसको बंद कर देंगे। सेम गोज फॉर अदर मटेरियल, और एक बार जैसे खाली हुआ दूसरे मटेरियल की तरफ ढूंढना जाएंगे। बट ऐसे कितने दिन तो कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, बट आफ्टर दैट वो कहीं ना कहीं माइंड भी एग्जॉस्ट हो जाएगा जितने लिमिटेड कंटेक्स्ट के हिसाब से। फिर उनको कहाँ जाना होगा, दूसरे दूसरे रीजन्स में जो शायद दूर में होंगे, एंड उस केस में शायद उनका उतना कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा उस रीजन में, एंड दैट वाज द रीजन, और दैट वाज द मेजर रीज़न हमें देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं टैक्सेस को बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं जो आपकी क्वालिटी ऑफ कॉइन्स है वो भी कम होना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, कई सारे स्कॉलर्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है नेशनलिज्म को लेके, कई सारे स्कॉलर्स इस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, कोई सारे स्कॉलर्स को नहीं करते। इसमें है क्या, कई सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि शायद लोगों के अंदर वो राज्य की तरफ वो भावना नहीं थी, राजस्व की भावना नहीं थी, और ये शायद एक बड़ा कारण था। उनका जो जो भी सपोर्ट था वो क्राउन के लिए था, राज्य के लिए नहीं था। अब बहुत सारे स्कॉलर्स है वो इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते कि ऐसे किस फिलॉसफी की बात कर रहे हो आप, ऐसी फिलॉसफी की बात कर रहे हो जो हम करंट कंटेक्स्ट पर देख रहे हैं। बट क्या आप उस कंटेक्स्ट पे जाके, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे जाके आप इस बात को इस्टेब्लिश कर सकते हो? तो टू अ लार्जर एक्सटेंट हिस्टोरियंस इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर लास्ट टॉपिक जो आता है, लास्ट पॉइंट जो है वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के इस कंटेक्स्ट से बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट सीधा सा है कि देखिए, अपॉइंटमेंट करते हो ऑफिशियल्स की, जब तक आप ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करते हो बेस्ड ऑन मेरिट, जैसे हमें अर्थशास्त्र में बहुत डिटेल्स समझ में आता है कि किस किस तरीके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते थे, उनके मेंटल स्टेट होता था, उनका काम का टेस्ट होता था, उनके फियर का टेस्ट होता था, उनके लस्ट का टेस्ट, लस्ट फॉर मनी का टेस्ट होता था। तो क्या उन सारे टेस्ट को असेस करने के बाद एक्चुअली चेक किया था क्या एक इंसान लायक है या नहीं लायक है? तो कई सारी चीज़ें डिटेल है, बट स्टूडेंट ग्रेजुएटली जब आपका एम्पायर वीक होता है, राजा उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या करता है, वो मेरिट छोड़ो, उस उनको अपॉइंट करता है बेसिकली जो उनके करीब है, और उस केस में एफिशिएंसी डेफिनेटली कम होती है, जो कि हमें कहीं ना कहीं ग्रेजुअल लेवल पे इवन गुप्तन पर भी कुछ ऐसा हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी थोड़ा बहुत देखना शुरू हुआ, ना उसका आउटकम बृहद्रथ का में देखने मिलता है, पुष्यमित्र शुंगा ने उनको असैसिनेट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इतने सारे पॉइंटर्स हैं, एक अब करेंट एक ओनली रीज़न अब नहीं कह सकते दिस इज़ द ओनली रीज़न की डिक्लाइन किया। कई सारे फैक्टर्स सकते हैं जिसके डिक्लाइन, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, कुछ भी एस्पेक्ट को, मतलब एक एस्पेक्ट को समझ सकते हो। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा पोस्ट मौर्य। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दिस पार्ट कि मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो उनके डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनके बारे में मेंशन नहीं कर रहा। सिंपल रीज़न इज़ वो आपका फैक्ट है, वो आपको आसानी से याद कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ मैं अभी कुछ दिन बिजी रहूँगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में आपको पोस्ट मॉडर्न आपका डेफिनेटली मैं शुरू कर दूँगा। ठीक है, एंड आपको कोई भी डाउट होता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अनअर्थ हिस्ट्री से आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पॉसिबल होगा तो रिप्लाई जितनी जल्दी होगा मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर आप कमेंट करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे एफ़र्ट्स को समझ रहे हैं, एंड आप समझदार हो, मेरी बातों को आप समझते हो। ठीक है, बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो कि किस तरीके से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कि टॉपिक्स को मैं कवर मुझे करना चाहिए, कैन डू इट। मुझे अगर समझ में आएगा, मुझे पसंद आएगा, वो डेफिनेटली डू इट। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, सो पढ़ते रहिए, एंड किसी भी अगर डाउट हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। जय हिंद।